अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, लास्ट क्लास जहाँ एंड की थी मैंने आपको डी रिकग्निशन ऑफ एसेट्स पढ़ाया था, जिसमें हमने वो रीपरचेज एग्रीमेंट और ये सारा कुछ किया था। राइट ऑफ पे मैंने बात एंड की थी। और पिछली क्लास वाला एक टॉपिक वो चूंकि अरसलान ने नहीं किया हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। तो मैं अभी इस वक्त पहले पिछली क्लास वाला, लास्ट वीक वाली क्लास वाला, जहां पर मैंने एंड किया था, पिछली वीक की बात कर रहा हूं। पिछले वीक में इम्पेयरमेंट पढ़ाते हुए मैंने एंड इस बात पे किया था, मैं लास्ट वीक वाली आखिरी क्लास के डायलॉग बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 और 2.2 ओरिजिनेटेड या परचेज्ड क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट, ये पढ़ के सवाल देख के आइएगा एक असाइनमेंट की तरह, फिर डिस्कस करूंगा। तो वो डिस्कस करने लगा हूं। अच्छा, थोड़ी सी ना मैं आपको एक समरी बता दूं कि आपको मैंने ये चैप्टर अलग अलग टुकड़ों में पीडीएफ की ना मैंने मुख्तलिफ जो फाइलें अपलोड की हुई हैं। एक मैंने फाइलें पूरा सेट यानी क्वेश्चन आंसर सब मिला के एक मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रिकग्निशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, एक ये है, साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर है। फिर उसके बाद मैंने एक और सेट किया था IFRS 9, ये रिक्लासिफिकेशन और इम्पेयरमेंट, नहीं रिक्लासिफिकेशन नहीं, रेगुलर वे ट्रांजेक्शन और इम्पेयरमेंट। फिर अभी जो कल किया है आपको पोस्ट, वो किया है रिक्लासिफिकेशन और डी रिकग्निशन। ये मैंने 3 सेट्स अलग अलग आपको पीडीएफ अपलोड करके दिए हैं। और अभी ये जो आज वाली क्लास के लिए आपको एक और सेट नजर आएगा, IAS 32 वाला, IAS 32। इसको मैं वैसे अपने लिए सेट 1 कह देता हूं, इसको सेट 2 कह देता हूं, इसको सेट 3 कह देता हूं और इसको सेट 4 कह देता हूं। एक सेट इस टॉपिक में और आना है, वो है हेजिंग का। IFRS 9 में चौथा सेट और आना है हेजिंग के हवाले से। तो मैं बात कर रहा हूं लास्ट वीक जब मैंने ये इम्पेयरमेंट पढ़ाते हुए एंड किया था, तो इसमें 2.2 और क्वेश्चन 8 ये कहा था कि आप दोबारा देखाइएगा। मैं आज वो डिस्कस करता हूं। तो पहले ये डिस्कस करने लगा हूं, फिर उसके बाद ये मैंने कल आधा डिस्कस कर लिया था कल वाली क्लास में, तो अब वो बाकी आधे से ज़्यादा ही खैर कर लिया था। रिक्लासिफिकेशन सारा कर लिया था और डी रिकग्निशन आधा, एसेट वाला कर लिया था, अभी लायबिलिटी वाला बताना है और मॉडिफिकेशन। तो अभी लेक्चर 38 के अंदर ये और ये कंप्लीट करने लगा हूं मैं। फिर लेक्चर 39 के अंदर हम लोग ये कर रहे होंगे। मैंने पास्ट पेपर्स में से आपको कुछ सवाल बताए थे ना कि ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये फलाना आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने ऐसी बात की थी। एक मैंने आपको समर 2017 के बारे में कहा था, ये आप कर सकते हैं। मैंने उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी ठीक कराई थी एक, कि 2018 लिख लें, 2016 कीजिएगा। एक और सवाल, वो आप चाहें तो अभी लेक्चर पॉज करके कर लें, आपकी मर्जी है, चाहे आप उसको होमवर्क समझ लें।
वो करना है आपने, जिनके पास यासिर साहब की बुक है उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 13 ट्रैक लिमिटेड के नाम से। जिनके पास नया एडिशन है उसमें भी शायद क्वेश्चन 13 ही होगा, पता नहीं, ट्रैक लिमिटेड के नाम से है। और यासिर साहब की बुक के अंदर इसका जो रेफरेंस है वो विंटर 15 लिखा हुआ है, असल में वो विंटर 16 है, 15 नहीं है, 2016 है। ये असल में विंटर 2016 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें। ऑन 1 जुलाई 2014 ट्रैक लिमिटेड सोल्ड इट्स प्रॉपर्टी टू स्ट्रॉन्ग बैंक। ये सवाल आप चाहें तो अभी अगर आप पढ़ने बैठे होते हैं वन गो के अंदर ही, तो चाहे लेक्चर पॉज करके कर लें सवाल। इसका पार्ट जो टैक्स के हिसाब से है ना, मैं इसकी एंट्री बता देता हूं जो आपको भी नहीं पढ़ाया हुआ। इसकी एंट्रीज में आप देखेंगे आखिरी एंट्री डेफर्ड टैक्स की, वो बात आपको भी नहीं पढ़ाई हुई। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, कर लेना चाहिए, करिएगा। ये वही रीपरचेज होता है ना, रीपरचेज एग्रीमेंट जो बताया था, ये उससे रिलेटेड सवाल है। जिनके पास यासिर साहब की बुक नहीं है, मैं सवाल दोहरा देता हूं, दिसंबर 2016 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने करना है। ये रीपरचेज एग्रीमेंट वाला सवाल है जो मैंने लास्ट वाली क्लास में एंड किया था, जहां रीपरचेज एग्रीमेंट। और इसकी सोल्यूशन की जो आखिरी एंट्री है वो आप अभी नहीं कर सकते, और उसका रेफरेंस है वर्किंग नंबर 2 जहां पर उन्होंने डेफर्ड टैक्स निकाला हुआ है। तो वो वाली बात अभी रहने दीजिए, बाकी आपने करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। चलें, ये सेट 2 में से इंपेयरमेंट का आखिरी पॉइंट। पहले हम ना करते ये थे, अच्छा मैंने आसानी के लिए भी डिस्काउंटिंग इग्नोर कर रहा हूं। हमने आज इनिशियली एक इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया, लेट से 105 पे, इनिशियली हमने इतने पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर इससे कल को जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलने थे, लेट से 777107, मैंने डिस्काउंटिंग को फिलहाल इग्नोर किया हुआ है। तो हम करते क्या थे, हम अपना सारा का सारा स्केड्यूल इसकी बेस पे ही बनाते थे। यानी जो इनिशियल मेजरमेंट अमाउंट है, मैं इस वक्त इंपेयरमेंट का आखिरी 2.2 और क्वेश्चन 8 डिस्कस कर रहा हूं। ये लास्ट वीक वाली चीज है, मैंने ऐसी फिगर्स लिखी हैं सामने। हम अभी तक क्या करते थे कि जो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल स्टार्ट करते थे वो इस अमाउंट से स्टार्ट करते थे, और उसके बाद जो टेबल के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लेते थे। और अगर हमें डाउट है कि शायद हमें ये पैसे ना मिलें, तो फिर हम लोग एक्सपेक्टेड लॉसेस का एक अलाउंस बनाते थे, टेबल में कैश फ्लोज चेंज कर देते थे, या वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही रहते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रहते हैं, लेकिन हम लोग लॉस अलाउंस मेंटेन कर रहे होते हैं साथ। ये पहले करते थे। एक तो लॉस अलाउंस बिल्कुल शुरू में रिकॉर्ड करते हैं, एक बिल्कुल इनिशियल लॉस अलाउंस बनाते हैं, लेट्स से 30 का। फिर उसके बाद हर साल के एंड पे अगर ईयर 1 में लॉस अलाउंस 34 तक पहुंच गया तो फिर क्या करते हैं, 4 की और एंट्री करते हैं। फिर ईयर 2 तक लॉस अलाउंस 37 तक पहुंच गया, फिर क्या करते हैं, 3। तो हम पहली दफा 30 की एंट्री करते हैं इनिशियल अलाउंस, फिर उसके बाद हर साल के एंड पे वो फिर देखना होता है कि क्रेडिट रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, 12 मंथ लॉसेज लेना है कि लाइफ टाइम लॉसेज लेने हैं, फिर हम इसमें चेंज की एंट्री करते हैं। ये अब तक हम सादी इंपेयरमेंट में ऐसे करते थे। फिर उसके बाद एक ये चीज पड़ी थी कि अगर क्रेडिट इंपेयर्ड हो गया तो फिर टेबल के अंदर हम फर्क नहीं लाते थे, सिर्फ क्या था कि इंटरेस्ट इनकम नेट पे कैलकुलेट करते थे, और मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें लॉस अलाउंस पे भी इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट हो रहा था। अब पढ़ाने लगा हूं, जो आपने पढ़ के आए होंगे, अब समझाने लगा हूं कि अगर हमने एक ऐसा किसी को लोन दिया है गरीब समझ के, जो लोन देते साथ ही हमें पता है कि इससे पैसे पूरे नहीं मिलने, ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट, या फिर हमने किसी ऐसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया जो हमें इन्वेस्ट करते ही पता है कि है कंपनी फारिग, हम एक्चुअली रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमें डिबेंचर बड़े सस्ते में मिल रहा था।
आल्दो कि मैंने जो सवाल क्वेश्चन 8 बनाया हुआ उसमें बहुत सस्ता नहीं रखा, लेकिन फिगर्स मुझे मुनासिब लग रही थी, मैंने डाल दी। वो मैंने बहुत सस्ता नहीं रखा, गालिबन 60,000 वाला 50,000 में खरीदा है, तो ये बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन मैंने तो सवाल बनाया था ना। असल में क्या होता है, ये बहुत सस्ते में खरीदा जाएगा, डीप डिस्काउंट। तो हमने या तो किसी को गरीब को लोन दिया है और लोन देते साथ ही पता है कि इससे पूरी रिकवरी नहीं होनी, ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट, या फिर हमने किसी थकी हुई कंपनी के थके हुए बॉन्ड के अंदर पैसा लगाया है और बहुत सस्ते में खरीदा है, डीप डिस्काउंट खरीदा है। ये हो गया परचेज्ड क्रेडिट इंपेयर्ड। अब इसकी अकाउंटिंग में फर्क यह पड़ेगा कि इनिशियली रिकॉर्ड तो करेंगे, इनिशियली रिकॉर्ड तो इसी पे होगा, और हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लीगली हमें मिलने हैं, हम पहले ही दिन अंदाजा लगाएंगे कि इसमें से मिलने की उम्मीद कितनी है। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअली है ना, मिलने की उम्मीद कितनी है। लेट्स से कि हमें मिलने की उम्मीद है एक्सपेक्टेड 7 की जगह 4, 4, 4 और 104, बल्कि 104 भी नहीं, 74। ये भी ऐसी मैंने रफ फिगर कैलकुलेट की है। अच्छा, इस बात से वापस आते हैं। हम लोग इन फिगर्स को लेके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, पुरानी बात कर रहा हूं, इनको लेके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, सॉरी निकालते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ गया लेट से 7%, फिर 7% पे ही टेबल बनते 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 एंड पे 0 हो जाता है। क्यों होता है एंड पे 0? हमने रेट ही ऐसे निकाला होता है, यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता ही वो है जिसपे इसकी पीवी इसके बराबर आ रही होती है, तभी टेबल पे इंटरेस्ट लगते 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 एंड पे 0 हो जाता है। चूंकि वो रेट इन्हीं कैश फ्लोस को सामने रख के बनाया गया होता है, और जब भी इंटरेस्ट रेट इस पे लगाते जाते हैं तो एंड पे 0 हो जाता है। अब हम करेंगे ये मैं बता रहा हूं परचेज्ड क्रेडिट इंपेयर्ड की बात, यानी आखिरी टॉपिक। अब हम ये करेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस तो यही हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालेंगे शुरू में ही, कि लीगली तो ये है लेकिन उम्मीद क्या है, और इनको और इसको इस्तेमाल करके एक IRR निकालेंगे। वो जो IRR निकलेगा, अगर इनको निकाला हुआ IRR 8% आ रहा था लेट से, देखें इफेक्टिव रेट जिसपे इनकी पीवी इसके बराबर आ रहे, अगर ये 8% आ रहा था, अब हम क्या करेंगे, एक नया इफेक्टिव रेट निकालेंगे। नया तो खैर नहीं, नॉर्मल हालात में ये निकलता है। अब जो हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे ये नहीं निकालेंगे, अब हम इनको इस्तेमाल करके इफेक्टिव रेट निकालेंगे। अच्छा, अब इनको इस्तेमाल करके जो इफेक्टिव रेट निकलेगा वो कौन सा रेट होगा, जिसपे इनकी पीवी, तो क्या वो 8% ही होगा, 8% से ज्यादा होगा या 8% से कम होगा? 8% से कम होगा ना, क्योंकि अब ये कैश फ्लोस थोड़े हो गए, पहले कैश फ्लोस ज्यादा थे। ये बात समझ आ रही होगी कि नहीं? देखें ये कैश फ्लोस थोड़े हैं ना, आप इसको चलें ऐसे देख लें, 105 के ऊपर 8% लगाते जाते ये कैश मिलता जाता है, एंड पे 0 हो जाता। अब 105 पे कल को थोड़ा कैश मिलना है, तो 105 पे फिर थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो अगर हम इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज और इस इनिशियल अमाउंट को लेके एक इफेक्टिव रेट निकालेंगे, तो वो इससे थोड़ा निकलेगा, उसको कहते हैं क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट एडजस्टेड इनिशियली रिकॉर्डिंग 105 पे होगी, इनिशियली रिकॉर्डिंग 105 पे होगी, लेकिन हमने एक हल्का रेट थोड़ा कम कैलकुलेट कर लिया, उसको कह दिया क्रेडिट एडजस्टेड। अब हम अगले साल जब इंटरेस्ट इनकम निकालेंगे, पहले नॉर्मल हालात में क्या होता था, इस पे 8% लग के इनकम आनी थी, लेट से 8 रुपए, इसका आंसर निकाल लेते हैं लेट से 5%। लेकिन अब क्रेडिट इंपेयर्ड जिसका मैंने इफेक्टिव रेट निकाला वो 5% निकला, अगले साल अब इस 105 पे 5% लग के इनकम आनी है, तो वो कम आएगी ना, इनकम कम आनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये होगा कि इंटरेस्ट इनकम इस रेट पे आया करेगी, लेकिन हो सकता है कैश ज्यादा ही मिल रहा हो सकता है कैश ज्यादा मिल रहा हो,
दोबारा देखें, अगर ये एक नॉर्मल बॉन्ड होता जो 105 से टेबल शुरू हुआ होता और 8% इस पे इंटरेस्ट इनकम लग रही होती और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो 107 मिल रहा होता और एंड पे बैलेंस 0 हो जाता ना, ये मैंने नॉर्मल वाला टेबल बनाया, ऐसे ही होता। अब अगर ये क्रेडिट एडजस्टेड वाला केस हो गया तो अब टेबल के अंदर इंटरेस्ट इनकम किस पे लग रही होगी? 5% पे। और अगर हमें यहां पर 4 मिल रहा होगा तो एंड पे 0 हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर 4 की बजाय 6 मिल गया तो हमने तो टेबल 4 के हिसाब से बनाना है। इन्वेस्टमेंट में 4 क्रेडिट करेंगे तो ही एंड पे 0 होगा। लेकिन अगर एक्चुअली कैश हमारी सोच से ज्यादा मिल गया तो फिर वो P&L में चला जाएगा। तो आप देखिएगा सॉल्यूशन उसी सवाल के अंदर, हर साल में जो कैश मिल रहा है वो इससे डिफरेंट मिल रहा है, तो जो कमी बेशी है वो P&L में जा रही है। लेकिन ये जो एंट्रीज करते हैं हम, दिस अमाउंट इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, दिस अमाउंट कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 4 रुपए से ही करेंगे क्योंकि हमारा टेबल 4 के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन जो कमी बेशी है वो फिर P&L में जा रही होगी। ये मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में। अगर आप देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की आप आइएगा वर्किंग 2 के अंदर, वर्किंग 2, क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन की वर्किंग 2। इस वर्किंग 2 में देखिए वो मैंने ये सब किया हुआ, यानी इनिशियल अमाउंट लिखी हुई है 50,000 वर्किंग 2, और ये वाले एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज लिखे हुए हैं। हमें शुरू में उम्मीद थी कि 15% डूबेगा यानी 85% मिलेगा, तो ये वो बकिया लिखे हुए हैं और इनको ही लिख के एक इफेक्टिव रेट निकाला हुआ है जो कि क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट है 10.627। अब जो हमारा टेबल बनेगा ना, वो टेबल एंड पे 0 ही तब होता है, अगर मैंने यहां पर इफेक्टिव रेट यूज करना है तो ये टेबल एंड पे 0 ही तब होगा जब मैं ये वाले फिगर इस्तेमाल करूंगा। तो वो जो मैंने वर्किंग 2 के अंदर इफेक्टिव रेट निकालने के लिए ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज लिए हुए, वो 5100 लिए हुए ना, तो अब देखिए इनकी एंट्रीज के अंदर भी मुझे इन्वेस्टमेंट 5100 ही क्रेडिट करनी है। ये मैंने कल, खैर आपने अगर प्रिंट निकाल लिया हुआ तो कलर तो नजर नहीं आ रहे होंगे, मैंने वैसे कलर भी रखे थे ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। अब देखिए जैसे 2019 में शुरू में तीसरी एंट्री, जब 2019 वाला कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिल रहा है, कैश फ्लो मिल 4800 रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्रेडिट हम 5100 कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन इफेक्टिव रेट के मुताबिक करनी है ना, तो अपनी इन्वेस्टमेंट में हमें क्रेडिट यही करना पड़ेगा, वरना ये एंड पे टेबल 0 नहीं, इसमें तो बैलेंस बच जाएगा। तो बाकी अब कैश फ्लो में जो कमी बेशी है वो P&L में जा रही है। तो 31 दिसंबर 19 वाली तीसरी एंट्री में देखें, मिल 4800 रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हम 5100 से कर रहे हैं। यही सलूक 2020 की भी दूसरी एंट्री में हो रहा है, मिल 4900 रहा है लेकिन हम इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट 5100 कर रहे हैं। यही काम 2021 की भी दूसरी एंट्री में हो रहा है, कैश 5300 मिल रहा है लेकिन हम 5100 क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कमी बेशी है वो P&L में जा रही है। ओके, अब रही बात लॉस अलाउंस की। नॉर्मल हालात के अंदर हम यहां पर पूरा कैश फ्लो और उसी से निकाला हुआ रेट लेते, इस कैलकुलेशन में तो लॉस को कोई कंसिडर नहीं किया ना, इसलिए हम अलहदा से एक लॉस अलाउंस बनाते हैं। लेकिन क्रेडिट एडजस्टेड वाले में हम क्या कर रहे हैं, हमने कैश फ्लोज ही कम कर लिए, और कौन से अंदाजे के मुताबिक, जो पहले दिन लगाया गया अंदाजा था। तो वो जो हमने पहले दिन लॉस का अलाउंस बनाना था, अब वो अलाउंस बनाने की जरूरत नहीं रही। क्यों जरूरत नहीं रही? क्योंकि हमने कैश फ्लोज ही कम कर लिए। ठीक है, तो वो जो पहले दिन 30 सोचना था
उस 30 को हमने इसके अंदर एडजस्ट कर लिया। टेक्निकली 30 को नहीं एडजस्ट किया, लेकिन बात क्या थी, ये हमारा पहले दिन अंदाजा था कि कितना पैसा डूबेगा। क्योंकि हम पूरे पूरे कैश फ्लोज लेके कैलकुलेशन कर रहे होते थे, तो ये हम अलहदा से लॉस अलाउंस बना लेते थे। अब हमने क्या किया कि अपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ही थोड़े कर लिए, टेबल के अंदर कैश फ्लोज ही थोड़े कर लिए, किस अंदाजे के मुताबिक जो पहले दिन लगाया था। तो फिर हमें इस लॉस अलाउंस को बनाने की दोबारा जरूरत नहीं है। हां 30 तो नहीं बना रहे, लेकिन जब ये 30 से 34 होगा तो अब 4 बनेगा, फिर ये 3 और बनेगा। अब इसमें मुश्किल क्या हो सकती है, हो सकता है आपको ये 30 गिवन हो, इस 30 को अकाउंट फॉर किया हमने नहीं, वो उसमें कवर हो गया, लेकिन जानना जरूरी है। क्योंकि आईएएस कहता है कि आप लॉस अलाउंस को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, चेंजेस इन लॉस अलाउंस को अकाउंट फॉर करेंगे। तो या तो आपको 30 बताया होगा, पहले क्या होता था जिसमें लॉसेस बताए होते थे, और अगर नहीं बताया होगा तो मैंने सवाल बनाया जिसमें खुद निकालना पड़ा। अब वो खुद कैसे निकालना पड़ा, इसके लिए देखिए मैंने वर्किंग 2 ही की हुई है। वर्किंग 2 देखें, मैंने कहा कि हमने ये जो एडजस्टेड कैश फ्लोज ले लिए, इस रेट पे पीवी निकालेंगे तो वो तो वही आनी है, लेकिन जब इन कैश फ्लोज की इस रेट पे पीवी निकालेंगे तो वो इतनी नहीं आएगी, इससे डिफरेंट आएगी। और वो जो डिफरेंस है ये हमारा शुरू का अंदाजा है कि हमने कैश फ्लोज को कितना कम लिया। देखें ना, इन कैश फ्लोज और इन कैश फ्लोज की अगर पीवी निकालें तो वो वही लॉस अलाउंस को रिफ्लेक्ट करेगी ना। हमने इसमें इतनी कमी करके यहां तक पहुंचा दिया, तो इसकी पीवी और इसकी पीवी में डिफरेंस लेंगे तो वही होगा ना जो हमने शुरू में लॉस का अंदाजा लगाया है। ये वो 8,824 निकल आया जी। नहीं, इसी रेट पे डिस्काउंट किया इसको भी। अगर आप इसको 8% पे डिस्काउंट कर लेंगे तो इसका आंसर भी 105 आ जाएगा। वो तो ठीक है, मतलब ये रेट अगर 10 भी होता, ये 5 निकला जी जी, अगर 8 रेट होता या 10 होता, दोनों की पीवी को 8 या 10 पे अगर डिस्काउंट तो सेम होगा। नहीं, ये 8 क्यों होता, ये रेट जो है हाँ ठीक नहीं, ठीक ये तो जो रेट निकला हुआ है वो रेट निकला हुआ है क्रेडिट एडजस्टेड। इसी के ऊपर जब इनकी पीवी निकालेंगे तो वो तो इतनी निकलेगी, लेकिन जब इनकी पीवी निकालेंगे तो वो ज्यादा निकल रही होगी, क्योंकि ये बड़े कैश फ्लोज हैं। और जो डिफरेंस होगा ये होगा जो हमने इनिशियल लॉस का अंदाजा लगाया। हो सकता है सवाल में आपको गिवन हो, ज्यादा उम्मीद है, मैंने आपको कोशिश की है कि ज्यादा कैलकुलेशन कवर करके सवाल बना दूं, वरना ऐसा सवाल ना अभी तक पास पेपर में आया है ना ये मुझे किसी किताब में नजर आया है। जो आईएएस की ओरिजिनल एग्जाम्पल है वो भी हल्की है काफी, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाऊं जिसमें सारी कैलकुलेशंस कवर कर लूं। तो मैंने उसमें आखिरी साल में पॉजिटिव लॉस अलाउंस भी दिखा दिया, वो भी आईएएस के एक जुमले से निकाल के दिया, वो भी बताता हूं आपको। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको हर एंगल कवर करा दूं। तो उम्मीद तो है कि अगर ये टेस्ट हो तो ये फिगर गिवन होगी, अगर नहीं तो वो मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है। कैसे कैलकुलेट करनी है, इनकी उसी क्रेडिट एडजस्ट पे पीवी जो कि यही आएगी, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की क्रेडिट एडजस्टेड रेट पे पीवी जो कि इससे डेफिनेटली ज्यादा निकलेंगी। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारा इनिशियल एस्टीमेट ऑफ लॉस अलाउंस है, उसको अकाउंट फॉर नहीं करना। वो जानना क्यों जरूरी था, अगला चेक करने के लिए कि अगले में उससे जितनी इंक्रीज डिक्रीज होगी हम उतने की प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन नहीं सॉरी लॉस अलाउंस बनाएंगे। तो पहले साल के एंड पे 4 है, अगले साल के एंड पे 7 है, उससे अगले साल के एंड पे जितना भी है, हमने हमेशा इससे कंपैरिजन करके देखना है कि अब लॉस अलाउंस का क्लोजिंग कितना रखना है। तो देखिए यही 2019 में और 2020 में ऐसे ही हुआ। वर्किंग 2.1 देखिए, वर्किंग 2.2 देखिए, 8,000 से बढ़ के 11,000, 8,000 से बढ़ के 10,000। बात समझ आई? ये जो हमने शुरू में नई लॉस जी, वो हमने ओवर द लाइफ उसकी वारंटी है या उसी साल में वो होगा कवर? नहीं, ओवर द लाइफ एडजस्ट हो गया ना, रेट जो कम हो गया, ओवर द लाइफ होगा, बनना उसको आज भी चाहिए था, आज ही पता चल गया। ओवर द लाइफ कवर हो गया। दो 2020 और 2019 ओके। अच्छा, अब आईएएस में एक जुमला लिखा हुआ है, आप नोट्स पे आइए वापस। नोट्स में एक पॉइंट
पेज नंबर 7 पे देखिए, पेज नंबर 7 में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3। अच्छा मैं एक एक करके बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 कि अगर हमें शुरू में ही हमने खरीद लिया तो वो क्रेडिट एडजस्टेड है, उसका जो इफेक्टिव रेट निकाला जाएगा, ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि आइंदा टेबल यही बनेगा और इसी रेट से इनकम निकाला करेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। तीसरे में लिखा हुआ है कि हम लोग अब जो लॉस अलाउंस बनाएंगे वो सिर्फ चेंजेस का बनाएंगे। किससे कंपेयर करके चेंजेस? वो जो इनिशियल हमने बनाया था। कल को ये 30 से 34 हो जाता है तो 4, 37 हो जाता है तो 7, और अगर कम हो जाता है तो इम्पेयरमेंट गेन। इसमें एक बड़ी मजे की बात ये लिखी हुई है पॉइंट नंबर 3 की आखिरी 3 लाइन आधे से, एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज फेवरेबल चेंजेस इन लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज एज एन इम्पेयरमेंट गेन इवन इफ द लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज आर लेस देन द अमाउंट जो कि इनिशियली इंक्लूड की थी। उससे क्या हुआ? मेरे 2021 वाली वर्किंग देखें, सॉल्यूशन में देखिए 2021 वर्किंग 2.3, बिल्कुल आखिरी, सबसे आखिरी पेज सॉल्यूशन का। उसमें देखें हमने इनिशियली लॉस अलाउंस 8000 कैलकुलेट किया था, अब वो 7000 के करीब आ गया, यानी इनिशियल से भी वो कम हो गया। तो ये हमारे लिए मजीद गेन वाली बात हो गई। अब ये जो 1665 तक जाना है तो देखिए पहले हम लोग एक कॉन्ट्रा एसेट, अब ये एक मजीद पॉजिटिव अलाउंस बन जाएगा, यानी अलाउंस का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। वर्किंग 2.3 में देखें अलाउंस का डेबिट बैलेंस है ये, और वर्किंग 1 के आखिरी हिस्से में देखें, वर्किंग 1 का आखिरी हिस्सा जो 2022 की एक चीज बनाई हुई है, बल्कि सॉरी 2021 वाला हिस्सा, 21 वाला नहीं 22 वाला, इसमें इस लॉस अलाउंस के डेबिट बैलेंस पे 177 रुपए इंटरेस्ट एडजस्टमेंट जो हम डालते होते हैं, ये लॉस अलाउंस में और डेबिट हो रहा है। आप इसकी एंट्री देखें, सेकंड लास्ट एंट्री। पहले आपको जो मैंने इंटरेस्ट की एंट्री बताई हुई है उसमें इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होती है और साथ लॉस अलाउंस क्रेडिट होता है, यहां पर और डेबिट हो गया क्योंकि लॉस अलाउंस का एक डेबिट बैलेंस आ गया। ये होता है क्रेडिट एडजस्टेड, यानी वो एसेट जो पहले ही दिन पैदाइशी ही माजूर है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस पे फिर से गौर करिएगा। आप इस जो 3 पॉइंट्स हैं ये और इनका जो सवाल बनाया हुआ है इसको फिर से गौर करिएगा और इसमें पूछिएगा जो मसला आपको नहीं समझ आता। मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश कर दूंगा, लेकिन आप जब तक इसको खुद गौर नहीं करेंगे आप इसको वर्क थ्रू एग्जाम्पल समझ लीजिए, यानी आप इसको एग्जाम क्वेश्चन की बजाय एक वर्क थ्रू एग्जाम्पल समझ लीजिए जिसके सारे दाव पेज आपको क्लियर होने चाहिए। और इसी नोट्स में आखिरी पेज पे एक टेबल बनाया हुआ है, ये मैंने आईएएस से उठाया हुआ है, अच्छा इंटरेस्टिंग टेबल है, देखें आपके शायद काम आए। ये मैंने आईएएस से कॉपी किया हुआ है। इस टेबल में सिर्फ एक समरी बताई हुई है कि अगर एसेट पैदाइशी इंपेयर्ड है तो क्या करना है, पैदाइशी इंपेयर्ड नहीं है तो क्या करना है। यही सारा कुछ जो हम एक एक करके कर चुके हैं ना, ये वही आईएएस में एक टेबल बना हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारे नोट्स का सेट 2 खत्म हो गया जी। अब आते हैं सेट 3 जो कल पढ़ाना शुरू किया है, रीक्लासिफिकेशन और डी रिकग्निशन। इसमें रीक्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दी थी और डी रिकग्निशन, रीक्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसका कुछ ढंग का सवाल पास पेपर का नहीं है, एक ही है और वो भी चूंकि पुराने आईएएस का है तो वो अब आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। वो मैंने कटवा भी दिया था, कटवाया था मैंने 2013 का कुछ सवाल था, मैंने कटवाया था 2014 का। तो ये जो मैंने आपको खुद बना के दिए थे मुनासिब हैं, काफ़ी हैं रीक्लासिफिकेशन के सवाल। फिर उसके बाद हमने डी रिकग्निशन ऑफ एसेट्स भी कर लिया था, और डी रिकग्निशन ऑफ एसेट्स का मैंने वो रीपरचेज वाला एक सवाल अभी क्लास के शुरू में कहा था कि चाहें तो आप लेक्चर रोक के अभी कर लें, चाहे बाद में कर लेना। तो ये अब कल क्या करके आना ताकि डिस्कस करूँ कोई मसला हो तो। वो ट्रक लिमिटेड वाला है, ट्रैक लिमिटेड ट्रक नहीं ट्रैक वाला। अब आते हैं डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज।
फाइनेंशियल ये मैं इस वक्त नोट्स में पेज नंबर 5 पे हूं, डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज ये है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज हमारी बुक्स में से खत्म हो जाएं। अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म क्यों होगी? या तो हम पे कर देंगे या वैसे ही किसी कानूनी कार्रवाई के बाद खत्म हो जाएगी। दोबारा सुन ले, अगर हमारा कोई लोन है तो हमने वो लोन पे ऑफ कर दिया तो बस ठीक है, खत्म हो गया। पे ऑफ कर दिया तो खत्म हो गया। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डिस्चार्ज, कि हमने लोन पे ऑफ कर दिया, डिस्चार्ज हो गई लायबिलिटी। उसके अलावा वर्ड है कैंसल्ड और एक्सपायर्ड। ये वर्ड का मतलब है कि कोई कानूनी कार्रवाई हुई, कोई मसला हो गया, कोई इलीगल काम हमारे क्रेडिटर ने कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, हम गुस्सा कर गए, हमने कोर्ट में अप्लाई कर दिया कि इसने इलीगल काम किया है, हम उसको लोन वापस करने के अब पाबंद नहीं है, या क्रेडिटर मर गया, कुछ ऐसा मसला हुआ कि अब किसी कानूनी एक्शन के तहत हमारी लायबिलिटी से जान छूट गई, ये होता है कैंसिल करना। और एक्सपायर जो है ये हेजिंग से रिलेटेड ज़्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। जैसे ऑप्शन एक्सपायर हो जाती है ना, तो ये कुछ उस तरह की चीज़ हो सकती है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को बुक्स में से निकालना, ये है डी रिकग्निशन। या तो हम पे ऑफ कर दें मतलब डिस्चार्ज, या वैसे कैंसिल हो जाए, या वैसे हमें माफ कर दे बैंक, जाए आपको कर्जा माफ किया तो ये भी कैंसिलेशन हो गई, तब हम अपनी बुक्स में से निकाल देंगे। अच्छा, बुक्स में से निकालेंगे तो इस पे कोई गेन लॉस भी हो सकता है। गेन लॉस कैसे हो सकता है? अगर हमारी बुक्स में डिबेंचर्स आ रहे थे और हमने उनको पे ऑफ किया, शायद जल्दी पे ऑफ कर लिया क्योंकि पैसे आ गए थे, तो हमने उनको ज़्यादा पैसे दे दिए, तो उसको पे ऑफ करने में गेन लॉस आ सकता है ना, तो इस गेन लॉस को P&L में डालेंगे। ये मैंने आपको इसका पॉइंट 1 और पॉइंट 3 बता दिया। टू नहीं बताया अभी, 1 और 3 बताया। जी, पॉइंट 1 और 3। पॉइंट 2 ये इसका टेक्निकल पॉइंट है। पॉइंट 2 ये है कि अगर हमारे हालात हो गए खराब, अच्छा वैसे जरूरत भी नहीं हालात खराब हो, वैसे भी ताल्लुकात भी चेंज हो सकते हैं। किसी वजह से हमारा जो क्रेडिटर है, लोन समझ लें, वो हमें हमारा लोन या तो रिप्लेस कर दे, यानी बैंक ने हमें पहले जो लोन दिया हुआ था उसकी टर्म्स कुछ और थी, हो सकता है 15 साल का लोन था, उसके लिए टर्म्स हमारी फैक्ट्री गिरवी रखी हुई थी, हर साल हम उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते थे। अब बैंक वाले कहें कि जी आपको मुश्किल बड़ी हो रही है, हम ऐसा करते हैं आपके इस 15 साल के लोन को ख़त्म करके आपको एक नया लोन दे देते हैं, उसके टर्म्स वगैरह चेंज कर देते हैं, गिरवी आपके प्लांट रख लेते हैं और ये 25 साल का लोन दे देते हैं। यानी हमारे एग्जिस्टिंग लोन को रिप्लेस करके उन्होंने हमें नया लोन दे दिया। इसी तरह से अगर इसको पब्लिक डेट की बात करें तो हो सकता है कि हमने जो लोगों को डिवेंचर इशू किए हुए थे, ये भी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, तो हम लोगों के साथ एग्री कर लें कि हम डिवेंचर्स खत्म करना चाह रहे हैं, हम ना TFC इशू करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। दूसरा एक काम होता है कि उसी लोन में
मॉडिफिकेशन हो जाए। मॉडिफिकेशन मतलब चेंज हो जाए। तो अगर हम एग्जिस्टिंग लोन को, उसी की बात कर रहा हूं, यानी मैं उसी बोरोर की बात कर रहा हूं, उसी लेंडर की, यानी अगर हम कंपनी ए हैं, हमने अगर बैंक बी से लोन लिया हुआ था, तो इन्हीं दोनों की बात हो रही है कि बैंक बी ही हमें कहे कि अच्छा आपका लोन पुराना वाला कैंसिल करके मैं इसको एक नए लोन की शक्ल दे रहा हूं जिसकी टर्म्स कुछ और होंगी, गिरवी कुछ और होगा। या फिर हम कंपनी ए ने अपने लोगों को जिन्होंने हमें पैसे दिए हुए थे, डिबेंचर इशू किए हुए थे, हम उन सब के साथ एग्री करके कहेंगे जी डिबेंचर्स हम कैंसिल कर लेते हैं, इसकी जगह हम आपको टीएफसी इशू कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, लोन रिप्लेस हो गया। और दूसरी मिसाल मैंने दी है कि हम अगेन कंपनी ए हैं और बैंक बी ने हमें लोन दिया हुआ है, तो बैंक बी उसी लोन की टर्म्स चेंज कर दे, यानी उनमें मॉडिफिकेशन कर दे। क्या इसको लोन पिछला खत्म और नया लोन माना जाए या एग्जिस्टिंग में ही चेंजेस मान ली जाए? पॉइंट समझ आया? जो चेंजेस आ रही हैं, क्या हम पुराने को खत्म और इसको नया लोन समझें या फिर बस एग्जिस्टिंग लोन में चेंजेस अकाउंट फॉर करें? डिपेंड करता है कि चेंजेस कितनी सिग्निफिकेंट है। अगर चेंजेस सिग्निफिकेंट हैं, और इसके लिए भी आईएएस ने रूल बताया कि सिग्निफिकेंट कैसे पहचानेंगे, एक रूल है, एक क्राइटेरिया है, वो पूरा करना होता है। अगर चेंजेस सिग्निफिकेंट हैं तो फिर हम पुराने को खत्म और नए को नया समझेंगे, यानी पुराना खत्म, डी रिकग्नाइज, जो गेन लॉस है वो रिकॉर्ड और फिर नया लोन रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो बस ठीक है, पुराना लोन ही चल रहा है। अब ये सिग्निफिकेंट का रूल क्या है? इसके लिए एक 10% रूल है। 10% रूल ये है कि अभी आप जहां खड़े हैं तो अभी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी की कोई कैरिंग अमाउंट आ रही होगी। आप ऐसा करें कि अब जो लोन रिवाइज हुआ है, टर्म्स रिवाइज हुई हैं, उन टर्म्स की पीवी निकालें और किस रेट पे डिस्काउंट करके निकालें? वही जो हमारा ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब देखें कि जो हमारा एग्जिस्टिंग लोन बुक्स में आ रहा है और जो अब सारा रिवाइज होके नए कैश फ्लोज, उनकी जो पीवी बनती है, अगर इनमें डिफरेंस 10% से ज्यादा है तो आप समझें कि पुराना खत्म और नया शुरू। लेकिन अगर 10% से कम है तो फिर ये पुराने को खत्म नहीं करना। बात समझ आई? अंग्रेजी पढ़ के देखें, अगर फिर भी कुछ कच्चा कच्चा रहता है मैं दोबारा कोशिश करता हूं, और फिर भी कच्चा रह जाएगा तो फिर सवाल से पका देता हूं। तो मैंने आपको पॉइंट 2 समझाने की कोशिश की है, डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, और जो उसके नीचे डब्बा लिखा हुआ है वो भी पढ़ लें। जी ठीक है, जो हमारी बुक्स में लोन आ रहा है उसको कंपेयर करेंगे हम जो नई टर्म्स के मुताबिक अब जो हमने पैसे देने हैं, और डिस्काउंटिंग किस पे करेंगे? उसी ओरिजिनल इफेक्टिव रेट के ऊपर ही। तो अगर इनमें डिफरेंस, अच्छा इसमें ना एक बात लिखी हुई है जो आपको शायद समझ ना आई हो, डब्बे के अंदर की बात करूं,
इंक्लूडिंग एनी फीस पेड, इंक्लूडिंग एनी फीस पेड, ये समझ लें। एक सवाल कराता हूं उसका। हमारी बुक्स में एक लोन है जिसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है 700, ये हमारी बुक्स में अभी इस वक्त 700 पेंडिंग है। हमारे क्रेडिटर ने हमसे टर्म्स रिवाइज करने का वादा किया और अब जो उसने रिवाइज्ड कैश फ्लोज हमें ऑफर किए हैं वो अगले कुछ सालों पे फैले हुए हैं। इनकी हम पीवी निकालेंगे। पीवी निकल आई 750, ये हमने पे करना है ना सब। पीवी निकल आई 750, इनमें डिफरेंस 50 का 10% है, कैलकुलेट करने की जरूरत है। 10% से कम है, तो चूंकि 10% से कम है तो फिर ये वो सब्सटेंशियल वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो पुराने को बुक्स में से निकाल दें। नहीं, पुराने को बुक्स में से नहीं निकालेंगे। अगर ये 780 होता, अब 10% रूल पूरा हो रहा है। ये जो लिखा हुआ है ना टेबल के अंदर, डब्बे के अंदर, टर्म्स आर सब्सटेंशियली डिफरेंट इफ द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज अंडर द न्यू टर्म्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग में क्या कहा हुआ है? हमने लोन पे ऑफ करना है 780, उसकी पीवी बनती है, जो हमने उसको बाकायदा लोन पे ऑफ करना है। लेकिन लोन का चेंज होना, डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, हो सकता है कोई चार्ज रजिस्टर कराया हुआ था वो चेंज करना पड़े, लीगल चार्जेस होंगे, वो चार्जेस भी को 25 के चार्जेस पड़ गए। अच्छा, ये जो 25 चार्जेस देने पड़ रहे हैं, ये क्या लोन रीपेमेंट है? नहीं, यानी इसका डेबिट, लोन लायबिलिटी डेबिट जाना है, ये तो चार्जेस पड़ रहे हैं। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाल के देखा जाएगा कि ये रेलेवेंट है ना, यानी अगर हम चेंजेस करते हैं तो ये देने पड़ेंगे। अब देखिए डिफरेंस आ गया 75 का। जब मैंने 25 नहीं लिखा था तो 50 का डिफरेंस था, वो 10% बन रहा था, 50 का डिफरेंस था, नहीं बन रहा था ना। लेकिन हम वो जो चार्जेस पढ़ने हैं वो भी साथ मिलाएंगे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि 10% वाला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है 10% वाला रूल, तो अब ये पुरानी डी रिकग्निशन और ये नया लोन। अब अगर ये नया लोन है तो इस 25 का क्या करना है? अब 10% रूल फॉलो हो रहा है? नहीं, तो इस 25 का क्या करना है? ये दो अलग अलग बातें। ये बात दोबारा सुने, जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है ना इंक्लूडिंग एनी फीस पेड, पहले वो बात समझें। जब मैंने यहां 25 नहीं लिखा था, 50, 10% चेंज है, 10% वाला रूल फॉलो हो गया? नहीं, तो पुरानी डी रिकॉग्नाइज और ये नया लोन है? नहीं। क्लियर? अब 10% रूल फॉलो हो रहा है, तो फिर पुराना डी रिकॉग्नाइज और ये नया लोन है। ये वहां तक बात क्लियर है? रूल पूरा नहीं हो रहा, लेकिन हमने साथ वो चार्जेस भी डालने हैं जो हमें इस सारी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर देने पड़ेंगे, 25। अब डिफरेंस 75 का, अब 10% रूल पूरा हो रहा है, तो पुराना डी रिकॉग्नाइज और नया लोन, नया रिकॉग्नाइज। अब रूल पूरा हो रहा है? नहीं, तो पुराना डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो जो पहले लिखा था जब रूल पूरा हो रहा था तो 25 का क्या करना है, और अब जब रूल पूरा नहीं हो रहा तो 25 का क्या करना है, ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। पढ़ के देखिए, अगर तो समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दें। मैं भी आपको सवाल कराने लगा हूं, सवाल के साथ समझा देता। पॉइंट 4 पढ़ के देखें समझ आता है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं भी सवाल कराने लगा हूं, उसमें समझा देता हूं।
नहीं आया समझ? लायबिलिटी कम है ये, तो वो ये बना रहे जी, कम ही करेगा। ये उस केस में अगर हम डीरेगनाइज नहीं कर रहे तो जी हाँ लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी ना, लायबिलिटी डेबिट डेबिट हो जाएगी। चले अगर पढ़ के समझ आ गया तो भी, नहीं समझ आया तो भी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन 8 पढ़ लें। हाँ जी, अच्छा सवाल से पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें टर्म्स चेंज हो रही हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 10% रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा। और ये कब हो रहा है सारा कुछ? 1 जनवरी 19 पे। तो मैं 1 जनवरी 19 यानी 31 दिसंबर 18 तक जो एग्जिस्टिंग लोन है उसकी हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो एग्जिस्टिंग लोन की कैरिंग अमाउंट देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इफेक्टिव वाला कितना था? इफेक्टिव 11.015 और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। तो इनिशियल मेजरमेंट, लोन इनिशियल मेजरमेंट, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो हमने लोन लिया था 8 लाख का और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी थी 30, यानी टेबल स्टार्ट होगा 770 से। यार ठंड लग रही है। 31 दिसंबर 17 इंटरेस्ट लगाएं 84816 और कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है? हमने हर साल बैंक को 10%, किसका 10%? 770 का नहीं, लोन का 8 लाख का 80,000। तो ये हो गया 774816। 31 दिसंबर 18 774816 85346 780162। ये हम यहां तक अभी पहुंचे थे कि बैंक ने टर्म्स चेंज कर दी। तो 10% रूल निकालना है, उसके लिए हमें बैंक का जो अब नया पेमेंट प्लान है उसकी पीवी निकालनी पड़ेगी। और पीवी किस रेट पे निकालनी पड़ेगी? इसी 11.015 पे। तो ऐसा करते हैं कि पीवी ऑफ न्यू कैश फ्लोज निकालते हैं। बैंक वाले कह रहे हैं कि आप 2019 और 2020, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है डिस्काउंटिंग के लिए बात, हम अभी कहाँ खड़े हैं? 1 जनवरी 19 पे खड़े हैं ना, तो आपने नए लोन की पेमेंट्स की पीवी भी इस डेट पे लानी है। 19 और 20 में तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ना देना, फिर कब देना? 21 में।
21, 22, 23 और इंटरेस्ट रेट भी उसने 10 से बढ़ा के 12 कर दिया। तो अब ये 12 किस पे लगेगा? 780 पे। लोन तो 8 लाख ही है, लोन तो 8 लाख है, लोन तो 8 लाख है, 8 लाख पे ही लगेगा। तो अब 8 लाख पे जो 12% लगना है कितना हो गया? 96,000। 96,000। तो ये 96 अब हमें कब मिलना है? हम 1 जनवरी 19 पे खड़े हैं, देना है, सॉरी, हम 1 जनवरी 19 पे खड़े हैं, हमने 96,000 कब देना है? 19-20 गया 21 के एंड पे। तो वो जो 96 देना है, उस 96 की 1.1 नहीं 1015 पावर 3। अच्छा, तो 3 साल बनते हैं ना, प्लस अगला 96 4 2021 वाला, 2022 वाला और 2023 में 8,96,000। क्या? 2 ही तो थे, क्या एनविटी करनी? कितना टोटल बता दो ना, टोटल टोटल नहीं यार, दोनों 4 ही? जी जी, नहीं सॉरी 5, 2021, 2022, 2023। सिक्स सिक्स फोर 743। ये हो गए हमारे नए कैश फ्लोज की पीवी। 10% रूल चेक करते हैं। एग्जिस्टिंग लोन कितना? 780,162 और पीवी ऑफ न्यू टर्म्स कितनी? 664,743। लेकिन साथ हमने इसमें और क्या मिलाना है? वो जो चार्जेस हैं कितने होंगे? 25। ये साथ मिला लेते हैं। 689,743। जी कितना है डिफरेंस? 9,421। तो ये इसका 10% से तो ज़्यादा ही है। कित 11 पॉइंट। तो 10% रूल पूरा हो गया। देयरफॉर ओल्ड लोन शैल बी डी रिकग्नाइज्ड। अच्छा, अब जब ओल्ड हम डी रिकग्नाइज करेंगे तो इन चार्जेस की क्या काउंटिंग करेंगे? P&L को चार्ज हो जाएंगे। ये पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि अगर हम पुराना डी रिकग्नाइज कर लेते हैं तो फिर ये चार्जेस P&L को चार्ज हो जाएंगे, और अलग से नाम चार्ज होने की बजाय इस पुराने ही को डी रिकग्नाइज तो करना ही है, इस पुराने पे ही गेन या लॉस ऑन डी रिकग्निशन तो निकलना ही था, तो ये इसका हिस्सा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? डबल एंट्री से देखते हैं। अब हम जब 1 जनवरी 19 को इसकी एंट्री करेंगे, 1 जनवरी 19 पुराना खत्म। अच्छा है, चूंकि लोन ही तो फर्क करने के लिए आप उसको ओल्ड और न्यू कह ले, है तो लोन ही। पुराना लोन खत्म 780,162 और नया लोन रिकॉर्ड 664,743।
अच्छा, अभी इस वक्त हमारी जेब से पैसे कितने जा रहे हैं? 25,000 अभी जेब से दे रहे हैं ना पैसे। अभी हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, बैंक कह दें, कैश कह दें, 25,000। अब इसको बैलेंस करें तो उस बैलेंस में इस 25,000 का इंपैक्ट आ जाएगा ना। देखें ना, अगर ये भी 664 होता तो फिर ये अंडरटेली होती, लेकिन कैश यहां लिखने से लॉस ऑन डी रिकग्निशन आ जाएगा ना, यानी वो जो बैंक चार्जेस हैं वो लॉस का हिस्सा बन जाएंगे। ये मतलब लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि अगर हम पुराने को डी रिकग्नाइज कर रहे हैं तो ये जो कैश पे हो रहा है ये गेन एक्सचेंज लॉस, वो जो एक्सटिंग्विशमेंट का गेन या लॉस है उसी में कवर हो जाएगा। तो अब आप इसको बैलेंस करिए तो लॉस ही आएगा मेरे ख्याल में, नहीं गेन आएगा, गेन ऑन डी रिकग्निशन। ये क्या है? 9041 का 419 का लॉस आ रहा है। ये ज्यादा है तो गेन हुआ ना, फिर क्रेडिट करना है ना हमें। कितना? 9041। ये कुछ गड़बड़ हो रही है, इन दोनों को ऐड करके ये फिगर क्यों नहीं टैली की? अरे भाई ये गलती कर दी ना। इनिशियल मेजरमेंट, नया लोन अब रिकॉर्ड हो रहा है तो ये इनिशियल मेजरमेंट आ गई ना। देखें ये हमने ये जो किया था 664, ये किस रेट पे डिस्काउंट किया था? तो ये तो सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि 10% रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा। गलती कर गया, रूल लग रहा है बस। अब पुराना निकल गया, नया बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो नए बुक्स की तो रूल वही है ना, इनिशियल मेजरमेंट। नया लोन रिकॉर्ड करना है तो वो तो इनिशियल मेजरमेंट वाला रूल लगेगा। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? फेयर वैल्यू। तो इस लोन की फेयर वैल्यू आपको दी हुई है क्या? 63775। अगर ना दी होती तो क्या करते हैं? अगर ना दी होती तो फिर रेट दिया होता है। तो वो आपको रेट दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ना। मार्केट में वही तो फिर हम 12% पे डिस्काउंट करके फिर जो आंसर आता वो नया लोन लिखते हैं। ठीक है, तो वो 664 गलती हो गई थी। 664 सिर्फ ये निकालने के लिए है कि 10% रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बस हो गया चेक। बस अब इस 664 का काम खत्म। हमने नया लोन रिकॉर्ड करना है तो वो तो फिर से नई कहानी शुरू हो गई ना, फिर से इनिशियल मेजरमेंट शुरू हो गई। तो वो इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होती है। और अगर आपको इस लोन की फेयर वैल्यू ना बताई होती तो हम लोगों के पास फेयर वैल्यू लोन के निकालने का तरीका ये है, ये पहले कभी किया है? इफेक्टिव रेट ही निकाला है, रेट से कभी हमने फेयर वैल्यू नहीं निकाला। हाँ, इफेक्टिव रेट निकालते हैं ना फेयर वैल्यू रख के, तो अब आपको इफेक्टिव रेट दिया हुआ है तो वहां से फिर आपको डिस्काउंट रेट करना पड़ता। और अभी अगली क्लास के अंदर मैं आपको इंटरेस्ट फ्री लोन का भी एक सवाल कराऊंगा तो वहां से भी आपको पक्का हो जाएगा। तो नया लोन कितने पे आएगा? 6377। अब देखिए बैलेंस करके, डबल 17 ये हो गया लोन डी रिकग्निशन की एंट्री। और पूछी हुई है आपसे पूरे साल की एंट्रीज। तो अब इस नए लोन के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा और नए लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो किस रेट पे आएगा? 12% पे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट
यानी 637,755 इंटू 12% कितना? 76531 और इसी दिन हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। कैश कितना देंगे बैंक को? 96,000 नहीं, वो तो 19 में नहीं देंगे। अगर होता तो वो 96,000 क्रेडिट आ जाता, अगर होता तो 19 को अगर कोई इंटरेस्ट दे रहे हो। अब ये बिल्कुल, अब देखे ना, ये अंदर वही कहानी शुरू हो गई। अब एक नया लोन रिकॉर्ड हो गया ना, अब उस नए लोन की आगे फिर वही सिलसिला शुरू हो गया कि हर साल के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है लोन डेबिट और कैश क्रेडिट। 19 में था नहीं, होता तो यहां पर लोन डेबिट कैश क्रेडिट आ जाता। कितना? 96,000। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन में ना मैंने सिर्फ आपको टैली कराने के लिए, जरूरत नहीं थी, मैंने बोर्ड पे नहीं बनाया, लेकिन सोल्यूशन में मैंने आपको सिर्फ टैली कराने के लिए पूरे स्केड्यूल बनाए हुए हैं। देखें जरा, वर्किंग 3 देखिए, इस पूरे की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक चीज टैली करानी थी, उसके लिए मैंने स्केड्यूल बना दिया। इसके सोल्यूशन में देखिए वर्किंग 3, अब देखें लोन 8 लाख है, असल में तो 8 लाख है ना, और जो कैश फ्लोज हैं वो भी देखें 8 फ्लो वाले 8 लाख के हिसाब से आ रहे हैं। 96,000 96,000 8 लाख 96,000, जबकि लोन शुरू कितने से किया है? सिर्फ 637। अब भी देखें एंड पे 0 हो गया। क्यों हुआ ऐसा? नहीं, गौर से देखो, कैश फ्लो नहीं, शायद आपने सही बताया, मैं बात पूरी कर लूं। हमने बैंक को देना भी 12% है और हमने डिस्काउंटिंग भी 12% पे की हुई है, लेकिन ये 637 क्यों आ गया 8 लाख की बजाय? क्योंकि वो पैसे देने 2 साल बाद जाके हैं, तो 2 साल खाली आ गया ना बीच में, तो उसकी डिस्काउंटिंग की वजह से वो 637 बन गया। तो आप देखिए टेबल के अंदर पहली 2 लाइनों में इंटरेस्ट है, पेमेंट नहीं आ रही, तो वो कंपाउंड होता होता देखें 2 साल में 8 लाख बन गया। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ये चीज चेक कराने के लिए टेबल बनाया था, वरना देखें जरूरत नहीं है उस टेबल की, ये काफी है। तो आपको सिर्फ ये चीज चेक करानी थी, इसलिए मैंने वर्किंग 3 सोल्यूशन में बनाया हुआ है, अदरवाइज ये ऑफिशियल सोल्यूशन है सामने आपके। क्वेश्चन 8 ओके। अच्छा, अब आप एक काम ये करें कि अभी ही खुद ही क्वेश्चन 9 ट्राई करें, लेक्चर यहां रोकें और क्वेश्चन 9 आप ट्राई करें। और उसमें आपको मैं पहले बता देता हूं, इसमें वो 10% वाला मीट नहीं करने लगा, आप लोग ट्राई करें। नहीं, आप तो ट्राई, आप वैसे आपको गाइड कर रहे हो ना, आप परेशान होते हैं कि आपसे गलती हो गई है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें नहीं मैच करें। मैंने इसलिए दोनों वैरायटियों को सवाल बनाया है। देखें, सवाल का डाटा भी तकरीबन एक जैसा रखा हुआ है, दिखने में सब एक जैसा है। एक सवाल मैंने इस वैरायटी के लिए बनाया कि 10% रूल लग रहा है, और दूसरा इसलिए बनाया कि 10% रूल नहीं लग रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद ट्राई करें, अभी लेक्चर रोक दें और आप ये ट्राई करें। हाँ जी, डन। इसमें देखिए जो पीवी है, अच्छा मैं जिस तरह से सॉल्व पीछे कर रहा हूं, मैंने ना पीवी की कैलकुलेशन यहां अलग करके दी थी ना इस तरीके से, और फिर 25,000 बाद में अलग से ऐड किया था। पीछे सोल्यूशन में मैंने एक कॉलम में ऊपर 25 लिख लिया और बाकी फिर पीवी निकाल दी। तो इसलिए आपको अगर कुछ फर्क लग रहा हो, मैंने जैसे आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं, तो बोर्ड पे तो मैंने ऐसे करके दिखाया कि इनकी पीवी अलग निकाली है और साथ ये चार्जेस अलग से ऐड किए हैं। पीछे सोल्यूशन में मैंने क्या किया कि ये कैश फ्लो लाइन में लिखे इनकी डिस्काउंटिंग की, और 25 ऐसे ही लिख लिया, वो एज इट इज साथ ऐड हो गया। करना तो ऐड ही था ना, करना तो ऐड ही था। तो इसमें 40,000 देखें तो मैंने उसी वर्किंग के अंदर ही, वर्किंग 3 में देखें टॉप पे लिखा हुआ, वर्किंग 2 में। तो अब डिफरेंस आता है 7.64%। तो चूंकि डिफरेंस 10% से कम है, इसलिए पुराना लोन डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन चूंकि नए अब कैश फ्लोस तो चेंज हैं और उसके अलावा 40,000 रुपए के चार्जेस भी आ गए, तो हम एक नया इफेक्टिव रेट निकालेंगे, हम एक रिवाइज्ड इफेक्टिव रेट निकालेंगे,
जो पीछे सॉल्यूशन में मैंने वर्किंग 4 में निकाला हुआ है। तो अब एक नया इफेक्टिव रेट निकलेगा, और चूंकि 40,000 रुपया बेशक हम चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन हम यही समझेंगे कि हम एग्जिस्टिंग लोन पे ऑफ कर रहे हैं। ये नोट्स में पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ था कि जो चार्जेस हैं हम उसको लोन की कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करेंगे, मतलब पे ऑफ समझेंगे। तो इसलिए देखिए पहली एंट्री के अंदर जो चार्जेस दिए उनको फिर लोन में ही डेबिट कर दिया, ठीक है। और चूंकि नया इफेक्टिव रेट निकाला तो अगेन मैंने आपके सिर्फ एक टैली कराने के लिए पूरा स्केड्यूल बनाया, वरना पूरा स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने वर्किंग 3 पूरा स्केड्यूल बनाया है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखें टैली हो रहा है एंड पे, अदरवाइज इस पूरे को बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2019 की एंट्री मांगी थी। क्वेश्चन 9 और 8 डन। ये हो गई जी लायबिलिटी की डी रिकग्निशन। अच्छा, अब यहीं पर बीच में फिट कर देता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड ही है। एक है इफ्रिक 19, ये भी सिलेबस में आपके इफ्रिक 19 ये है। अच्छा, जिन्होंने 3 सितंबर को 2:30 बजे से पहले ये फाइल डाउनलोड की थी ना, तो उसमें गलती से IFRS 19 लिखा हुआ है। वो फिर मैंने उसके बाद उसको अपडेट करके अपलोड कर दिया इफ्रिक 19। पेज नंबर 5 के एंड पे, पेज नंबर 5 के एंड पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, एक्सटिंग्विशिंग फाइनेंशियल लायबिलिटीज विद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो अभी दोपहर आज 3 सितंबर बरोज जुमेरात 2:30 बजे से पहले जिसने डाउनलोड की थी फाइल, उनमें वो IFRS 19 लिखा हुआ। IFRS 19 तो दुनिया में नहीं है, ये इफ्रिक 19 है। इफ्रिक, अब ये इफ्रिक 19 क्या है? आसान सी चीज है, देखें एक पेज पे खत्म हो गई है। क्या इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। एक हमने चीज सीखी थी IFRS 2, वो पहले की बात है। IFRS 2 तो एग्रीमेंट ही ऐसा होता था जिसमें हमने शेयर्स देने होते थे। वो तो इनिशियल एग्रीमेंट ही, वो तो एक पूरी टर्म थी, शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। और जो उस अरेंजमेंट के तहत ट्रांजैक्शंस होती थी वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस कहलाती थी। ये भी कुछ वैसा सा है, लेकिन ये अब अचानक हो रहा है। हो क्या रहा है कि हमने एक लोन लिया हुआ था, और जिससे लोन लिया था उसको कह रहे हैं कि यार पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, तुम ऐसा करो हमसे हमारे शेयर्स ले लो। हम लोन पहले ले चुके हुए थे और ओरिजिनली एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ था, क्योंकि अगर ओरिजिनली हमने एग्रीमेंट में ऐसा कहा होता तो या तो वो कन्वर्टेबल लोन कहलाते, और कन्वर्टेबल लोन एक सेपरेट चीज है जो IAS 32 में कराने हैं आपको, या फिर हमने कोई सर्विस ली होती और उसके अगेंस्ट शेयर्स देने होते तो फिर ये IFRS 2 हो जाता। इफ्रिक 19 ये है कि हमने पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी, अब हम अपने क्रेडिटर से कह रहे हैं कि पैसे नहीं है तो हमसे शेयर्स ले लो, और अगर वो हमसे इस बात पे एग्री कर जाता है तो इफ्रिक 19 लगेगा। इफ्रिक 19 क्या कहता है? इफ्रिक 19 ये कहता है कि आप अगर अपना डेट सेटल करेंगे शेयर्स के अगेंस्ट तो ठीक है कर लें। सादी सी अगर बात देखें तो एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और शेयर कैपिटल, और यकीनन अमाउंट टैली नहीं कर रही होगी। जितनी शेयर्स की फेस वैल्यू होगी उस पे तो नहीं ना शेयर इशू कर रहे होंगे। लॉजिकल क्या है, कितने पे शेयर इशू कर रहे होंगे उनको? जो देखें, हम कह रहे हैं अपने बैंक को कि हमसे पैसे नहीं शेयर्स ले लो, तो वो हमारी शेयर्स की वैल्यू देख के ही शेयर्स लेगा ना। तो हमारी शेयर्स की कौन सी वैल्यू देखेगा? फेस वैल्यू देखेगा, जो उस वक्त शेयर्स की मार्केट वैल्यू चल रही होगी। तो हम ये एंट्री शेयर्स की मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे, यानी शेयर कैपिटल क्रेडिट फेस वैल्यू से, और जो ऊपर है वो शेयर प्रीमियम क्रेडिट। लेकिन अगर शेयर्स लिस्टेड नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं पता चल सकती, तो फिर शेयर्स की फेयर वैल्यू की बजाय फिर हम उस लोन की फेयर वैल्यू निकालेंगे, उसी को फिर हम समझेंगे कि बस यही शेयर्स की फेयर वैल्यू है, और लोन डेबिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ओके, तो आप ये इफ्रिक 19 का ये जो बैकग्राउंड है ये पढ़ लें, और अगले पेज पे जो स्कोप है ये भी बता देता हूं। स्कोप ये है कि जो राइट इशू है, यानी है हमारा कंपनी का क्रेडिटर,
हमारा है क्रेडिटर, लेकिन हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं क्योंकि वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है। होता है ना, कंपनी के शेयर होल्डर ही ने कोई कंपनी को लोन दे दिया, डायरेक्टर का लोन आ गया, तो अब हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं एज राइट इशू, उसके लोन के अगेंस्ट नहीं कर रहे, हम उसको राइट इशू कर रहे हैं, तो वो इस इफ्रिक में नहीं फॉल कर जाएगा। ये पहला पॉइंट ए है। दूसरा ये है, ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, यानी अगर एक ही टॉप मैनेजमेंट, एक ही कंपनी के अंदर दो कंपनीज आपस में ट्रांजेक्शंस कर रही हैं, तो ये वो वाली चीज़ है, ये कंसोलिडेशन में इस तरह की चीज़ें देखेंगे। और सी ये है कि अगर ओरिजिनली ही ये कहा हुआ था कि लोन के एंड पे चाहो तो पैसे ले लेना, चाहो शेयर्स ले लेना, तो ये कन्वर्टेबल्स होते हैं, ये आपको आईएस 32 में पढ़ाने मैंने, तो इनके ऊपर ये इफ्रिक 19 नहीं है। इफ्रिक 19 उसी के ऊपर है जो बताया है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब हमने कहा है कि हमें पैसे नहीं, शेयर्स दे लो। तो कंसेंसस ये होता है कि इफ्रिक के अंदर, इफ्रिक क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड की सपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के ऊपर एक केस स्टडी बना दी होती है, बजाय इसके कि उसको आईएस लिखें, तो जिसका वो रेलिवेंट इशू होता है वो उसको देख लेता है। तो कंसेंसस ये होता है कि अच्छा अब हमारा एग्री क्या हुआ, तो कंसेंसस का पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये आप पढ़ लें। ये सारी जो कहानी सुनाई है आपको, बैकग्राउंड पढ़ लें, स्कोप भी बता दिया और कंसेंसस का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 भी बता दिया। पॉइंट 1 बता दिया, पॉइंट 2 आसान है। जी लाइट के लिए कितने एक ठीक है। तो जो हमने शेयर्स इशू करने हैं उसकी फेयर वैल्यू प्रेफरेबल है, उस अमाउंट से हम समझेंगे कि इक्विटी क्रेडिट हो रही है। लेकिन अगर उनकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकती तो फिर हम लोग लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकालेंगे, और लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट डेबिट, लायबिलिटी तो डेबिट कैरिंग अमाउंट से ही होगी ना, लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट डेबिट, और जितने शेयर इशू कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू कैपिटल क्रेडिट, और जो एक्सेस है वो शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि जो हमने इस एंट्री के अंदर लायबिलिटी डेबिट की और इक्विटी क्रेडिट की, तो वो एंट्री टैली तो नहीं हुई होगी, तो जो डिफरेंस है फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस। ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ, पॉइंट 2 में, सॉरी, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 ये कहा हुआ है कि अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि हमारा लोन था 800 का, और हम अपने लेंडर को कह रहे हैं कि ऐसा करें, इसमें से आप 200 तो खत्म कर लें, बाकी 600 फिर इंशाल्लाह बाद में कभी सही। तो हम फिर पूरी लायबिलिटी तो नहीं खत्म कर रहे ना, हम इसका पार्ट खत्म कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम आपको इस 800 के लोन के बदले जिसमें से 200 खत्म कर रहे हैं और बाकी 600 बाकी है, हम ऐसा कर रहे हैं, आपको हम शेयर्स 4 मिलियन शेयर्स इशू कर देते हैं, जिनमें से कुछ इसके लिए और बाकी इसके लिए रख लें। यानी हम जो शेयर्स दे रहे हैं उनमें से कुछ इसके लिए हैं, बाकी आप इसकी पार्शियल पेमेंट समझ लें। तो अब अगर हमने इसमें से इतना हिस्सा डी रिकॉग्नाइज करना है
और ये कंटिन्यू रहना है, तो फिर हमने इसकी डी रिकग्निशन की एंट्री करनी है ना। अब उस डी रिकग्निशन की एंट्री में लोन डेबिट कितने से होगा? 200 से। लेकिन ये 4 मिलियन शेयर्स इसके लिए भी हैं और कुछ इसमें से भी हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं, तो वो 4 के 4 मिलियन शेयर्स इसी के अगेंस्ट क्रेडिट हो जाएंगे? नहीं, तो उसमें तोड़ना पड़ेगा ना। ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ। अब वो कैसे तोड़ना है वो आपको अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दी होगी अगर टेस्ट होता है तो। पार्शियल पेमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 600 की जो क्या 600 की नहीं, देखो ना, अब वो 200 खत्म, लोन फर्ज कर लेते हैं इस 4 मिलियन में से जो 3 मिलियन शेयर्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं और जो 1 मिलियन है वो इसके अगेंस्ट है। तो अब हमने ये 4 मिलियन क्यों तोड़े? क्योंकि इसकी डबल एंट्री पूरी करनी थी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलना था। तो अब हम क्या करेंगे कि लोन डेबिट 200 और इस 3 मिलियन की शेयर कैपिटल 30 और बाकी शेयर प्रीमियम जो भी इसकी फेयर वैल्यू बनती थी, ये पूरा क्रेडिट क्यों करना जरूरी है? ताकि पता चले इस पे गेन लॉस कितना है। इसलिए इसको 2 हिस्सों में तोड़ा था क्योंकि इसका गेन लॉस निकालना था। ये एंट्री हो गई। अब वो जो हम 1 मिलियन शेयर्स दे रहे हैं उसकी फिर इसी तरह की एक और एंट्री कर लेंगे। तो अब उसमें कुछ और कह रहे हैं, कोई और अमाउंट हो सकती है, यानी हम जो ये पैसे दे रहे हैं ये बनते हैं 1 मिलियन 160 मिलियन, तो पूरा 600 मिलियन तो हम नहीं ना पे ऑफ कर रहे अभी, तो इसलिए लोन डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट 160 मिलियन, क्योंकि अभी तो कोई डी रिकग्निशन नहीं हो रही ना। बाकी फिर अगर ये अमाउंट्स इसके साथ उस तरह टैली नहीं कर रही तो फिर वैसे ही वो टेबल नया बन जाएगा जिस तरह भी पहले बना था। ये हो गया इफ्रिक 19 और इसके लिए मैंने एक सवाल बनाया हुआ है खुद से ही, वो बनाया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 11। तो आप इसको क्वेश्चन 11 जी क्वेश्चन नंबर 11 बनाया हुआ है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसमें रह गई मॉडिफिकेशन और IS 32, वो फिर मैं आपको अभी लेक्चर 39 में कराता हूं। अभी आप जब लेक्चर 39 लगाएंगे ना तो उसको लगाने से पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, या अगर आप अभी ना देखना चाहें, इसको होमवर्क करना चाहें तो होमवर्क कर लें, क्योंकि वो ट्रैक लिमिटेड वाला भी तो होमवर्क दिया है आपको। तो कल फिर ये मसला होगा तो डिस्कस कर लूँगा। हैं जी क्वेश्चन 11 बस फिर ये क्वेश्चन और था, वही मुझसे ले लेना, बल्कि अपलोड किया हुआ मैंने, इसीलिए होमवर्क ही कह दिया ना। अच्छा, कुछ बात याद है कि मैं अच्छा, ये अगली हदीस जो है ये टिपिकली है ही फीमेल से रिलेटेड। बेहकी में रिवायत है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है, हालांकि वो उससे बेनियाज नहीं रह सकती, मतलब डिपेंडेंट है, डेफिनेटली डिपेंडेंट ज़िंदगी होती है, शौहर बीवी अल्लाह ने रिश्ते ही ऐसे बनाए ताकि माशरा चले, तो वो अपने शौहर की नाशुक्री करती है।
तो अल्लाह ताला ऐसी औरत की तरफ देखेगा भी नहीं। लेक्चर 39 में मिलते हैं। तो मॉडिफिकेशन और आइस 32 कराता हूँ फिर।